गुड मॉर्निंग सेकेंड ईयर कॉमर्स। दिस इज द पार्ट 77 लेक्चर। अब एक तरह से हम लोग सिलेबस खत्म करने के उस पर आ गए हैं। आज हम लोगों का जो चैप्टर है मनी मार्केट आपका खत्म हो गया। दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन एंड वी विल स्टार्ट टुडे द बैंकिंग लेजिस्लेशन इन इंडिया। ये एक लेक्चर में ही आपका पूरा हो जाएगा। इसमें फैक्चुअल चीजें ज्यादा है। इसमें हम जो है अब तक कितने भी कानून बने हैं, हम सारे कानून को नहीं, आप अपनी किताब से पढ़ लीजिएगा। जो मेन चीजें हम उसको इसमें बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू स्टार्ट एक स्टेटमेंट दैट वाज गिवन बाय द डॉक्टर सुंदरम, ए फेमस इकोनॉमिक्स रिगार्डिंग द लेजिस्लेशन। वो स्टेटमेंट बोलेंगे, उसके आगे हम फिर चलते हैं जो आपकी किताब में दिया है। ए नीड फॉर इंडिपेंडेंट बैंकिंग लेजिस्लेशन वाज बिगन टू बी फील्ड आफ्टर इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट। जैसे ही इंडिया देश आजाद हुआ तो एक महसूस होने लगा कि एक इंडियन हमारा बैंकिंग लेजिस्लेशन आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब तक जो 1947 के पहले 1949 जो बैंकिंग लेजिस्लेशन हमारा पहला बना था, उसके पहले जितने भी बैंकिंग लेजिस्लेशन थे दैट वाज ऑल द रेगुलेटेड बाय द इंग्लिश गवर्नमेंट एंड वहां पर जो है इंग्लिश अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसको रखे थे। तो दैट वाज द नेसेसिटी एट दैट टाइम that the separate legislation regarding the banking system must be enforced on the basis of the Indian need. Therefore, the Indian Company Banking Act was passed in February 1949. Later on, बाद में it was renamed as the Indian Banking Regulation Act 1949. Present Indian banking system is being controlled and regulated under this act. इसी के अंतर्गत हमारा ये सब चल रहा है। आज हम लोगों को मालूम है कि टुडे द ओवरऑल ऑल द बैंकिंग सिस्टम आर रेगुलेटेड एंड कंट्रोल बाय द आवर मॉनेटरी अथॉरिटी दैट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका डिटेल हम लोगों ने सेंट्रल बैंक के संदर्भ में और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के संदर्भ में हम लोगों ने पढ़ा भी था। और इसमें हम एक चीज और याद दिला देना चाहेंगे। जो बैंकिंग क्राइसिस था 1930 में, जो हमारा मंदी आया, 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, और जो बैंक के जो क्राइसिस थी जो हमने पढ़ा था 10 पॉइंट, उसमें मेन थे कि इनकेपेबल डायरेक्टर और वो प्राइवेट सेक्टर में होने के कारण वो सारी चीजें जो है वो बैंक में डिपॉजिट को वो अपनी कंपनियों में लैंड कर देते थे, स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज में लगा लेते थे है। और उसमें जो है जो ऐसे व्यक्ति डायरेक्टर और मैनेजमेंट में चले आते थे कि जो दे आर नॉट वेरी मच एफिलिएटेड रिगार्डिंग द बैंकिंग प्रिंसिपल एंड इकोनॉमिक प्रिंसिपल। ये सारी चीजें जो कमियां थी, वो कमियां ये थी कि जो बैंकिंग सिस्टम था वो ऑलमोस्ट फेल होने के कगार पर आ गया था। इसमें वो पॉइंट दिया भी है, कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रेडिंग विद द डिसऑनेस्ट बैंकिंग मैनेजमेंट, इनकम्पिटेंस ऑफ द डायरेक्टर, बैड एंड स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट, अनरिस्ट्रिक्टेड लोन टू डायरेक्टर। ही डायरेक्टर अपना ही सैंक्शन करते थे, डायरेक्टर लोगों को दिया जाता। एक एडवांस जो भी दिया जाता था वो प्रायोरिटी सेक्टर को ध्यान में रखकर, जिसको हम लोगों ने कहा इंजुडिशियस एडवांसेस, यूटिलाइजेशन ऑफ द शॉर्ट टर्म डिपॉजिट फॉर द लॉन्ग टर्म लोन। हम जो 1 महीने के लिए अगर पैसा दे दें और उसको आप 2 महीने के लिए किसी को वापस कर अब आप लोन दे दीजिए, तो क्यों गड़बड़ होगा? ये जो पॉइंट आप समझिएगा, यूटिलाइजेशन ऑफ शॉर्ट टर्म डिपॉजिट फॉर द लॉन्ग टर्म। सपोज मैंने यहां पर 1 महीने के लिए किसी को लोन दी, आप डिपॉजिट बैंक को दिया, बैंक ने उसको 2 महीने के लिए लोन दे दिया। अब हम तो 1 महीने बाद डिपॉजिट मांगने जाएंगे और एट दैट टाइम बैंक हमको वापस करने में अक्षम होगा। तब उसका परिणाम होगा कि बैंक फेल्ड, क्योंकि वो हमारा पैसा वापस नहीं पा रहा है। तो ये टोटल जो बता रहा है, ये दैट इज द फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट। एंड सेकेंड है अनसफिशिएंट पेड अप कैपिटल एंड पुअर लिक्विडिटी ऑफ फंड। इंडियन कंपनी एक्ट तमाम यहां पर आया है, हम उसका चर्चा नहीं करेंगे। हम सीधे आएंगे बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949 में, क्योंकि इसके पहले मैंने जो स्टार्टिंग में ही बताया, इसके पहले जितने भी लेजिस्लेशन आए थे वो सब इस बात को ध्यान में रखते हुए थे कि इंग्लिश गवर्नमेंट को जो सूट करता था। ज्यादातर बैंक के टॉप लेवल मैनेजमेंट इंग्लिश मैन होते थे, सिर्फ लोअर लेवल पर, मिडिल लेवल पर हमारे इंग्लिश लोग आते थे और इंडियन आते थे। और वो सारा जो मैनेजमेंट दैट वाज टोटल कंट्रोल बाय द इंग्लिशमैन, तो वो कहीं ना कहीं अपने हितों को ध्यान में रखते हुए सारा बैंकिंग काम करते थे। और ऊपर जो मैंने प्रॉब्लम बताई, ये प्रॉब्लम होने के कारण एक नीड बन गया था कि आफ्टर गेटिंग द इंडिपेंडेंस इन 1947 इट वाज द नीड ऑफ दैट आवर
that Indian Banking Act must be changed according to the need as per the suitable of the Indian economy बनना था। और 1949 में हमारा एक नया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया जिसका नाम दिया गया इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इसका जो मुख्य बातें थी वो हम बताएंगे। द टेंडेंसी टू ग्रांट डिसअप्रोप्रिएटली लार्ज अमाउंट बैंक एडवांसेस अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ इमूवेबल। क्या जरूरत पड़ा, अगर हम कहें कि क्या जरूरत पड़ा उसको चेंज करने का, तो उसका यही था कि जो लोन दिया जाता था वो इमूवेबल प्रॉपर्टी पर जो लोन हम देते थे, एक तो पर्याप्त मात्रा में इमूवेबल प्रॉपर्टी रखवाते भी नहीं थे, और दूसरा इमूवेबल प्रॉपर्टी को लिक्विडेट करने में तमाम समस्या आ जाता था। इसके वजह से वो पैसा फंसने लगता था। सारे जो एडवांसेस दिया जाता था डायरेक्टर अपने रिलेटिव्स और परिचित लोगों को देते थे, और ब्रांच एक्सपेंशन में जहां प्रॉफिट मोटिव होता था वहां पर जाते थे। एक तरह से उनका जो है कहीं न कहीं उदासीन और इनडिफरेंस इनका नेचर था रिगार्डिंग द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रांच, और जहां पर बैंकिंग सेक्टर की जरूरत होती थी वहां नहीं पहुंच पाते थे, सिर्फ वो अपने एक मतलब देते थे, प्रॉफिट मोटिव का था वहां करते थे। और उन्होंने जो अपने फंड को था वो डायरेक्टर, ये सब सारी चीजें हम बता देंगे। जो मेन फीचर था वो मेन था कि लाइसेंसिंग, कि अब बैंक को लाइसेंस, चाहे नया बैंक खोलना हो चाहे ब्रांच खोलना हो, उसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया। कैपिटल के संदर्भ में हुआ कि जो ऑथराइज कैपिटल है उसका 50% इशूड होगा, और इशूड कैपिटल का 50% जो है आपका हमारा वो सब्सक्राइब कैपिटल, पेड अप कैपिटल होना चाहिए। इस तरह से रखा गया। बैंकिंग ऑपरेशन के संदर्भ में ये रखा गया कि बैंक पूरी तरीके से ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियंत्रण में काम करेंगे। ये सारी चीजें हमने रिजर्व बैंक और कमर्शियल बैंक में हमने पढ़ा दिया है। मैनेजमेंट में यहां पर आज आपको बता दें कि कोई भी व्यक्ति टॉप लेवल मैनेजमेंट में अगर डायरेक्टर और नियुक्त होता है उसके पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की परमिशन जरूरत है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसे लोगों को परमिट करता है जिनको बैंकिंग या बैंकिंग सेक्टर में अच्छी नॉलेज है, जो इस क्षेत्र के पढ़ते हैं लोग हैं, उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में लाया गया। एक महत्वपूर्ण चेंजेस जो रिजर्व फंड में हुआ उसको बोलना चाहेंगे। ए बैंक इज रिक्वायर्ड टू कीप 20% ऑफ इट प्रॉफिट इन रिजर्व। हर साल जो प्रॉफिट होता था उसका 20% उनको रिजर्व में डालना होता था, और ये तब तक होता था जब तक कि वो पेड अप कैपिटल ना हो जाए। लेकिन जो अमेंडमेंट 1949 का अमेंडमेंट जो 1962 में हुआ, एक स्लाइटली और चेंज किया गया। द प्रैक्टिस विल कंटिन्यू टिल द पेड अप कैपिटल प्लस, पहले ये था कि पेड अप कैपिटल के बराबर हो जाए, बाद में ही हुआ जोड़ा गया कि पेड अप कैपिटल और रिजर्व फंड ये दोनों मिलाकर के हमारे डिपॉजिट का 60% जब तक ना हो जाए। और यह इसलिए किया गया कि ताकि डिपॉजिटर का एक विश्वास हमारे बैंकिंग सिस्टम में बना रहे। यहां पर जहां तक कैश रिजर्व की बात है, रिजर्व बैंक को अधिकार दिया गया 3 to 15%। बाकी तो सब इसमें तमाम ऐसी चीजें गई कि डायरेक्टर अपने मन से सब कुछ ना कर पाए, ये तमाम थी। ब्रांच एक्सपेंशन में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की परमिशन और उसके लाइसेंस की जरूरत हो गया है। ये तमाम बहुत सी चीजें है। निश्चित रूप से अगर ये था, कमियां भी आएंगी। 1988 में एक और अमेंडमेंट आया। इस अमेंडमेंट के तहत जो मुख्य बातें थी उसको हम बोलना चाहेंगे। पहला, मेकिंग द गवर्नमेंट इफिशिएंट टू इंक्रीज द पेड फंड ऑफ द नेशनलाइज्ड बैंक सो द increase can be done on the loan bank period ratio and profitability. Second है providing the power of special account auditing of bank to the Reserve Bank of India को दिया गया कि बैंकों को ऑडिट करवाइए। Third, bringing uniformity in the tenure of the director of the State Bank of India, subsidiary bank and sub of the financial, इसको एक फिक्स कर दिया गया। अब तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सब्सिडरी बैंक समाप्त हो गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार दिया गया है इन द फाइनेंशियल ईयर एट एनी बैंक, प्रोवाइडिंग पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक चेंजेस इन द फाइनेंशियल ईयर ऑफ एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बाय पब्लिशिंग द नोटिफिकेशन एंड द गजट। फिफ्थ, प्रोवाइडिंग पावर द होल एंड पार्शियल ट्रांसफर ऑफ द वन स्मॉलर न्यू बैंक टू द अदर,
न्यू बैंक में ट्रांसफर, ये सब बहुत हुआ है, आपने 2-3 साल में देखा है कि तमाम बैंकों का मर्जर हुआ। एबॉलिशिंग द डिले टेकिंग प्लेस द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑफिसर्स, तमाम ऐसी चीजें हैं, इसको आप अपना पढ़ लीजिएगा। हाँ, एक चीज जरूर बता दे, बाद में जितने भी हमारे रिजर्व बैंक के गवर्नर आए, वो रिजर्व बैंक के गवर्नर तमाम उन्होंने ऐसे किया। जैसे रघुराम राजन जी जब आप हमारे गवर्नर बने तो उन्होंने काफी ड्रास्टिक चेंजेस लाया। जैसे जो हमारा चेक था 6 महीने के लिए होता था, वो 3 महीने के लिए किया गया, उसका अवधि कि उसके अंदर कैश करा लीजिए। पेमेंट बैंक, माइक्रो बैंक, इस टाइप के इन्होंने काफी चीजों को लाया। इस समय जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, वो भी काफी कुछ बहुत इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। आपने देखा यस बैंक और तमाम ऐसे बैंकों पर उन्होंने काफी नियंत्रण किया। अभी कुछ दिन पहले ही समृद्धि बैंक कर्नाटका में था, उसका उन्होंने लाइसेंस रद्द कर दिया और लेकिन यहाँ डिपॉजिटर का नुकसान नहीं हुआ। ऐसे वो तमाम ऐसी चीजें भी आ रही हैं जो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ कि बैंकिंग सेक्टर में काफी सुधार चल रहा है। आपने देखा 2-3 साल के अंतर्गत जो तमाम मर्जर भी हुए नेशनलाइज बैंक का, बड़े नेशनलाइज बैंक में जैसे ओरिएंटल बैंक है और तमाम बैंक है, तो उसको पीएनबी में डाल दिया गया। इस तरीके से 2-3 साल के अंदर इस समय जो नेशनलाइज बैंक थे उनकी संख्या कुल 12 हो गई। स्टेट बैंक के सारे सब्सिडी को समाप्त कर दिया गया, ज्यादातर ऑनलाइन व्यवस्था शुरू हो गई। बैंक एक तरह से रिवोल्यूशनरी चेंजेस में हमारा जा रहा है, एक ट्रांसफॉर्मिंग स्टेज में है। धीरे धीरे तमाम कमियां हैं, लेकिन धीरे धीरे वो चीजें हमारी परिवर्तित हो रही है। इस साल ड्रास्टिक और भी हुआ। इस साल कोऑपरेटिव अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक जो अभी तक आरबीआई के अधीन नहीं थे, उनको पार्सली रिजर्व बैंक के अधीन लाया गया। एक लेक्चर में मैंने इसको पूरा डिटेल बताया भी था कि पार्सली लाया गया, क्योंकि इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी एक रखा गया है से कि आपको कोई एक्शन लेने के पहले आरबीआई को उस स्टेट गवर्नमेंट से उसको बात करना पड़ेगा। ये सारी चीजें हुआ। धीरे धीरे हम लोग तमाम चीजों को चेंज कर रहे हैं, गवर्नमेंट चेंज कर रही है, सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि रातों रात ये नहीं हो सकता। समय के अनुसार तमाम कमियां निकलती हैं जिसको पूरा किया जाता है। ये हमारा था चैप्टर, दैट इज द बैंकिंग लेजिस्लेशन इन इंडिया, दैट वाज टोटली बेस्ड ऑन द फैक्चुअल थिंग। आई थिंक जो भी था इसको समझ में आया आपको। और आगे के क्लास जो संभवतः हमारा अब हम लोग एंड पर आ रहे हैं, न्यू इकोनॉमिक लिबरेशन पॉलिसी, जिसमें हम एलपीजी कॉन्सेप्ट को काफी डिटेल में हम बताएंगे। तब तक के लिए गुड डे एंड गुड बाय।